जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस प्री 2025 की परीक्षा भी हाल ही में हुई और उसमें पॉलिटी के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वे घटना चक्र से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन कैसे हो सकते थे मैं भी उस पर बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा पैटर्न में बदलाव तो आया है। उस पैटर्न को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप घटना चक्रों को पढ़ेंगे तो घटना चक्र से अभी भी आपका काम हो सकता है। सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। मैंने पहले भी कहा है कि आपने एनसीईआरटी पढ़िए, उससे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई कहीं पर किसी कोचिंग संस्थान में अपने क्लासेस ली हैं तब भी काम चल जाएगा। आप पॉलिटी के लिए जो घटना चक्र है लेटेस्ट वर्जन उसको करिए, उसको लगाइए अच्छे से, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा टेस्ट दे सके उतना दीजिए। 90 से 95 के बीच में आपका नेट क्वेश्चन सही होना चाहिए, आप सभी को मालूम है। और इस बार 22 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस पॉलिटी की है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर जो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, एक चीज़ ये भी समझिएगा कि पैटर्न में बदलाव कैसे हुआ है। कह रहे हैं कि आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखेंगे कि यूपी पीसीएस यूपीएससी को अब फॉलो कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जैसे की जाती है वो फ्रेमिंग यूपी पीसीएस कर रहा है, लेकिन जो गहराई यूपीएससी के क्वेश्चंस में है वो गहराई अभी यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस में नहीं आ पाई है। अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के वही महत्व है, लेकिन ध्यान देना होगा कि इसमें आईएएस की भी जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो यूपी पीसीएस के हैं, जो आरओआरओ के हैं, जो अन्य स्टेट के हैं जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, इन सब का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का कंपाइलेशन है, घटना चक्र जो निकालता है, यदि उसको आपने सही से कर लिया, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए पॉलिटी के लिए, प्री के लिए तो और कहीं नहीं पढ़ना। लेकिन बात आती है कि मेंस के लिए फिर क्या करें। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी भी आपके मेंस के लिए एकदम बेस अच्छा तैयार कर देगी। अब इसके बाद आती है बुक, घटना चक्र वाले मेंस के निकालते हैं, उसको करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप क्या बोलते हैं कि लगा डालिए यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का, इसको ढंग से कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए पॉलिटी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आप देना चाहें मुझे दे दीजिए, मैं लाइव आपके सामने बैठ करके दिखा दूंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे घटना चक्र से हो सकते थे। बस सोर्सेस को लिमिटेड आप रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को दिखाता हूँ कि जो 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस है, कैसे ये घटना चक्र का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर पीडीएफ का बनाया है और मैं दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व हो सकते थे। मेरे पास 2021 के घटना चक्र है, ठीक है। 2025 के क्वेश्चंस पेपर कैसे 2021 की घटना चक्र से सॉल्व हो सकते हैं वो देखिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा होगा, बस मैं प्रूफ के साथ दिखाते चले जा रहा हूं कि देखिए कैसे सॉल्व हो सकता था। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा है बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3, जो ये लिख दिया गया कुल सदस्य संख्या, इसकी वजह से ये दूसरा वाला गलत हो गया, इसलिए पहला सही है। और पढ़ें तो आप ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन संस्तुति राज्यसभा के अनन्य अधिकार हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ यदि उपस्थित और मतदान देने वाले, न कि कुल सदस्य संख्या का, जो उपस्थित हैं और मतदान देने वाले सदस्यों से 2/3 सदस्यों से समर्थन से ये पारित कर दे तो ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता था। पहला आप लोगों ने देख लिया। दूसरा चलते हैं, दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही बताते चले जाऊंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वही कि आप उबेंगे। और मैं इस तरीके से और थोड़ा और अभी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे बताऊंगा कि कैसे और पढ़ना चाहिए। वीडियो में बने रहना है भाई, जो भी 20-25 मिनट का वीडियो बने। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 19 और कर्नाटक में 12। महाराष्ट्र देखिए कहाँ है, 19 ये है, और कर्नाटक 12। अब इन दो के बेस पे देखिए सही ऑप्शन तक आप वैसे ही पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र 19, ए का तीसरा देखिए ये है और कहीं नहीं है, तो डी ऐसे ही सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न के लिए मैंने कोई भी प्रूफ मैंने नहीं ढूंढा है, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहीं क्लियर हो जाता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, एकदम सही है। भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये एनसीईआरटी पढ़ करके भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है लोक लेखा समिति। हर बार लोक लेखा समिति से क्वेश्चंस बनते हैं,
तो इस बार भी बन गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। पहला है कि यह रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, बिल्कुल सौंपती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर को। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, लेकिन कितना है 15। इस वजह से जो यहाँ पर सही होगा वो सिर्फ पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवें पे चलते हैं। मतलब क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये देखिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बस मैंने यहाँ पर एक जगह सब कुछ मिल गया तो उसी को स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो घटना चक्र को अच्छे से करना है भाई, अभी भी इम्पोर्टेंस है। किसी भी ईयर्स का पेपर आप दीजिए, मैं करके दिखा दूंगा, घटना चक्र से हो जाएगा। अब बात आती है कि जो संविधान के भाग हैं, अब मैंने उस भाग का स्क्रीनशॉट यहाँ पर या विद प्रूफ नहीं लगाया है क्योंकि इजी है और ये घटना चक्र में मिल भी जाएगा। आप ध्यान हो कि जो संविधान का भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्य की बात करता है, 4 जो है डीपीएसपी की, और जो भाग 6 है वो राज्य की बात करता है, 5 केंद्र की। और यहाँ पर XI जो है भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में है, लेकिन नगर पालिकाओं के प्रावधानों को जो है वो संविधान के भाग 9A में किया गया है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में ये किए जा सकते हैं। फिर अब बात आती है लोकसभा अध्यक्ष की। ये क्वेश्चंस मैंने लिख लिए अलग से कि 22 में से 3 क्वेश्चंस मैंने खोजे नहीं हैं, और ये थोड़े से मैं मान सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो किसी भी सब्जेक्ट में। किसी किसी की होती है, लेकिन किसी किसी की सबकी नहीं होती। तो 3 क्वेश्चंस अभी मैं ऐसे दिखाऊंगा जिसके प्रूफ मैंने खोजे भी नहीं मन लगा करके शायद, और क्योंकि मुझे मिले भी नहीं और थोड़ा मन भी नहीं किया। ये हुआ कि 22 में से 19 मिल गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और हर बार मिल जाते हैं, ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 के बाद 7, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। अब मैं बात करूं कि 38 से 7वें वाले प्रश्न को, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं हैं, जो होंगे 1 और 2। अब इसको प्रूफ के लिए मत बोलिएगा, प्रश्नावली खोल लीजिए, उसमें भी है, और IAS UPSC की परीक्षा में भी पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ प्रूफ। अब ये मैं बात करूँ कि 8वें क्वेश्चन की, कि कौन सा संसद में वित्तीय समितियां हैं। देखिए वित्तीय समितियां जो हैं यही 3 हैं, और इसके अलावा हैं भी नहीं, तो यही 3 हैं। लेकिन प्रूफ के तौर पे देखें तो एक क्वेश्चन ये है कि कौन सी वित्तीय समितियां हैं, तो 3 का नाम दिया गया है और डी में पूछा गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 2 3, ये तीनों हैं वित्तीय समितियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नौवां प्रश्न है। हाँ, एक ये प्रश्न हो गया, ये पंजाब जो राज्य दे देने से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, और बाकी का इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेस पे किया जा सकता था। ये ऑप्शन दे करके थोड़ा प्रश्न को कठिन बनाया गया है। 2 क्वेश्चंस हो गए, अभी एक और है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फजल अली आयोग के सदस्य थे, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली तो थे ही, 2 अन्य सदस्य कौन थे, KM पर्रिकर थे, HN कुंजरू थे। तो इन दोनों के नाम ये हैं, 2 और 4 होंगे, बस आगे बढ़िए, ठीक है। अब आइए, ये एक क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकाल पर विचार कीजिए और आखिर काल क्रमानुसार क्रम को व्यवस्थित कीजिए, थोड़ा ये। लेकिन बस बात ये है कि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा, जिन्होंने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, खूब टेस्ट सीरीज लगाई होंगी और NCERT अच्छे से पढ़ा होगा, इन सब में भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे मैं बढ़ूँ, बस इन 3 के बाद अब किसी के मतलब और सब क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे घटना चक्र से दिख जाएंगे। संविधान सभा की समितियां, अब ये भी क्वेश्चंस देखिए, आपको सीधा मैं दिखा देता हूँ। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर हो जाता है A का 4। देखिए सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो एक ही पता होने से हो जाता, लेकिन और सब भी मिल जाएंगे आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, C का 3। तो इस तरीके से ये हो सकता था। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये इसलिए डिस्कशन जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को देखना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, पूरा वीडियो देखिए और बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से घटना चक्र को आपको पढ़ना है। भारत के पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बहुत ये तो सबको मालूम है। अब इसके लिए मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ देखना है तो पंचायती वाले वो चैप्टर खोलिए, घटना चक्र में मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/4 नहीं 1/3 है, 33% है। ये आप खोलिए, वहां पर घटना चक्र में देखने को मिल जाएगा, मैंने प्रूफ नहीं लगाया इसमें। अब अगला क्वेश्चन है ये जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यदि मैं दिखाऊं तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे? 1 मिनट दिखाता हूं मैं। ये यहाँ पे है क्या, 1 मिनट। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने सही से सॉल्व किया होता तो इसका आंसर ये है यूपी पीसीएस मेंस 2004 में कि निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता, तो कौन है? राज्यसभा। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। 13 हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए, आप लोग ना भटकते बहुत हो, लक्ष्मीकांत जैसी मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ नहीं जरूरत है भाई, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़िए, इसके बाद ये घटना चक्र लगाइए, आराम से हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब आप लोग का विश्वास नहीं, जब तक ग्रंथ नहीं पढ़े मानेंगे तो कोई बात ही नहीं है, ग्रंथ पढ़ते रहिए। अब राजभाषा पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए तो जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली जोड़ी गई है, इसमें नेपाली है, और बोडो और डोगरी 92 संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी और बोडो ये हैं। इन तीनों के बेस पे यदि यहाँ पर गंभीरता से इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया गया होता, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी लगाया गया होता, यूपीएससी में आए हुए प्रश्न अभी पिछले ही साल शायद आया था इस इन्हीं सब 8वीं अनुसूची से संदर्भ में, उनको भी ठीक से किया गया होता। जो लेटेस्ट घटना चक्र आई है उसमें वो क्वेश्चंस है, तो उसके बेस पर भी ये क्वेश्चंस किया जा सकता था, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं है, आपको पता चल गया कि भाई नेपाली है, मतलब एक जिसमें शामिल है वो वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, हटा देना है। ये हो गया, ये हो गया, फिर आपको पता है कि 2 3 ये भी शामिल हैं, तो इसका मतलब जो बच रहा है वो सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या है कि मैंने यहाँ पर फोटो स्क्रीनशॉट सब ली, लेकिन शायद इस वाले स्टेटमेंट की नहीं ले पाए। जैसे यहाँ पर है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल उद्देश्य हैं। आईएएस 2002 में पूछा गया है कि किए जाने का मूल उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, अर्थात ये स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कार्य लिखा गया है, ये भी जरा ध्यान दीजिए। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आर्थिक सामाजिक ठीक है, राजनीतिक जुड़ जाने से उन्होंने इस स्टेटमेंट को कई लोगों ने गलत मान लिया, जबकि राजनीतिक कार्यों में आप देखें तो आर्टिकल 50 ले सकते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 40 ले सकते हैं, पंचायतों का गठन, ये राजनीतिक कार्यों से ही तो जुड़े हुए हैं। और सामाजिक, मान लीजिए सामाजिक में आप ले सकते हैं आर्टिकल 47 पोषण की जो बात करता है, आर्टिकल 45 निःशुल्क शिक्षा की जो बात करता है, आर्थिक में ले सकते हैं कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात होती है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाता। कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चंस किए जा सकते थे। एनसीईआरटी भी अच्छे से सीरियस होकर के किसी के अच्छी जगह अपने क्लास की होगी तो ये सब दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ के लिए प्रूफ नहीं, कुछ चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट और आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर भी सही किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको दिखाया जाए। अब देखिए, पहले मैं जैसे बोलता था ना कि हूबहू आयोग छाप देता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ऐसा नहीं कर रहा है हर क्वेश्चंस में। जैसे कि आप देखें आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं, तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हैं। और आपने पढ़ा कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, यहाँ पर क्या लिख दिया गया 109, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए बैठक आहूत होती है, तो यहाँ पर देखें तो
IAS प्री 2012 में पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में किन संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो 3 विकल्प वो दिए गए हैं स्टेटमेंट और पूछा गया सही बताइए। तो सिर्फ साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संविधान संशोधन, धन विधेयक, इन सब पर नहीं। तो संविधान संशोधन पूछा गया है ना, तो ये भी गलत हो गया, सही पूछा है, सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद आप चलते हैं, वीडियो 14 मिनट हो गया, ठीक है, 1 मिनट 17। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं था कि 11th 12th 13th और 14th ये जो फाइनेंस कमीशन है इनके चेयरमैन बताना है। तो आप यहाँ पर देखें तो इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेस पर ही सॉल्व किया जा सकता था ना। ये 13वें और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर लिखे गए हैं, इनके बेस पर किया जा सकता था। जैसे 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YB रेड्डी। तो देखिए कहाँ है, ये है रेड्डी। तो डी का दूसरा ये हो गया ना। तो इससे भी हो सकता था, इतना तो पता ही होना चाहिए था कि 15वां अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये हो गया कौन सा, 17 हो गया, 18। चलिए 18 में आते हैं। ये भी बड़ा इजी था क्वेश्चन, ये भी हो सकता था। जैसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 27 जनवरी, ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर इसके बाद अगला देखिए, इसमें और भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये सही है, एक सही है। तो एक कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं होगा विकल्प में, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो दूसरा तो नहीं, ये हो गया, इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, 18 हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थोड़ा एलिमिनेट करने का जो ये ट्रिक है, ये दिमाग को खुला रखना होगा भाई, और प्रैक्टिस खूब करनी होगी, आपका काम बनने वाला है। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी था। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है भाई। जनहित याचिका कानून के शासन के लिए इसलिए आवश्यक है कि लोगों तक न्याय की पहुंच हो ना, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, सबको समान न्याय मिले, इन सब के लिए कानून के शासन के लिए बहुत जरूरी है जनहित याचिका सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करती है। बिल्कुल ये डी वाला सही होगा। अच्छा, एक बार आप देख रहे हैं अभिकथन और कारण, जो अभिकथन है और कारण है, सबका ऑप्शन लगभग डी ही देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये भी बेसिक समझ से ही किया जा सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन हो सकता है आपके घटना चक्र में है। आपको अच्छे से पता है कि 7वीं अनुसूची संघराज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है, आपको अच्छे से पता है। 8वीं अनुसूची किससे, भाषा से है शायद, और जो 10वीं अनुसूची है दल बदल से कहा जाता है। मान लीजिए ये सबको पता होता है कि डी दल बदल के आधार पर, 10वीं दल बदल कि 10 है, उसी के आधार पर ये दल बदल करके सब याद करके रखते हैं। तो डी का दूसरा मान लीजिए, किसी को मान लीजिए डी का दूसरा भी पता होता तो सी ऑप्शन तक सही पहुंच सकता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 22वां आखिरी प्रश्न, नगर पालिका के संदर्भ में कथन सही है। तो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। इसका प्रूफ आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए ना, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है इसने 21 वर्ष, पंचायत हो या नगर पालिका का चुनाव हो, वो 21 वर्ष का है तो लड़ सकता है। लेकिन और अच्छे से देखना है तो भाई ये देख लीजिए, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, और पंचायत और नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। आगे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, दूसरा सही है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से किया जा सकता था। 18 मिनट में हम लोगों ने देख लिया कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे घटना चक्र से किए जा सकते थे। घटना चक्र ही इनफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घटना चक्र पर अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से वर्क करिए, स्मार्ट वर्क यदि आप घटना चक्र पर कर लिए और खूब सारा प्रैक्टिस टेस्ट दे करके अपनी एक्यूरेसी चेक करिए, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आप एक बार टेस्ट दे रहे हैं
तो पॉलिटी में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप अपने नोट्स को एक बार देखिए, नोट्स के बाद एक बार फुल लेंथ टेस्ट दीजिए पूरे पॉलिटी का 150-200 क्वेश्चंस वाले, और उसके बाद उसमें अपनी एक बार एक्यूरेसी देखिए, उस पर अच्छे से वर्क करिए, दोबारा फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए जिसमें सभी क्वेश्चंस होंगे पॉलिटी हिस्ट्री सबके, फिर देखिए कितने क्वेश्चन उसमें आप सही कर पा रहे हैं। कुछ इस प्रोसेस में अपने पे वर्क करिए, हो जाएगा। मेंस के लिए घटना चक्र निकालती है, उसको देख लीजिए, ठीक है। यदि आपने एनसीईआरटी आपने बेसिक आपका अच्छा है तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के 10 साल के आप लगा डालिए अच्छे से लगाने का मतलब जिसकी समझ अच्छी हो, क्वेश्चंस को समझने की और फॉर्मेटिंग करने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।